आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा का उपचुनाव रोचक होता जा रहा है। मोकामा में जहां 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच मुकाबला है, तो गोपालगंज में साधु यादव की पत्नी ने नॉमिनेशन कर लड़ाई को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। यहां सवाल यह है कि क्या मामा साधु यादव भतीजे तेजस्वी का खेल बिगाड़ देंगे? के मैदान में सब जायज है। उपचुनाव की रणभेरी तो पहले ही बच चुकी थी। लड़ाई तब और दिलचस्प हो गई जब गोपालगंज उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव ने बीएसपी के टिकट पर नॉमिनेशन कर दिया। विकास मुद्दा है, जो अधूरा काम बाकी है वो सब के लिए पूरा करने। तेजस्वी जी की पार्टी भी लड़ रही है, तो आशीर्वाद हुआ कि नहीं? मामी का आशीर्वाद हुआ कि नहीं? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब बड़े जीजा जी अब दीदी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। गोपालगंज की सीट बीजेपी विधायक सुभाष सिंह की मृत्यु के बाद खाली हुई है। अब तक यहां पर सीधा मुकाबला था बीजेपी की उम्मीदवार दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी और आरजेडी के मोहन गुप्ता के बीच, लेकिन साधु यादव की पत्नी के नॉमिनेशन के बाद लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। ठीक है, तो लड़ाई के मैदान में सब जारी है। क्या साथ में है आप? लड़ाई के मैदान में सब जायज है। चलिए, मामा का आशीर्वाद होगा कि नहीं? मामा का आशीर्वाद सब 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 लड़ाई के मैदान में सब जारी है, सब जायज है। चलिए, सब जायज है, सब जायज। दरअसल 2020 में गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के साधु यादव को 41,039 वोट मिले थे। कांग्रेस के आसिफ कपूर तीसरे स्थान पर थे, जिन्हें 36,460 वोट मिले थे। जाहिर सी बात है 2020 में भी साधु यादव ने अपने बलबूते पर ही 41,000 से ज्यादा वोट जुटाया था और महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार को ढकेलकर तीसरे स्थान पर कर दिया था। 2022 में भले ही जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो गया हो और गोपालगंज सीट आरजेडी के खाते में चली गई हो, लेकिन आरजेडी की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार को सहानुभूति वोट मिलने का अनुमान है, तो दूसरी तरफ साधु यादव ने भांजे का खेल खराब करने के लिए पत्नी को मैदान में उतार दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी के पति और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने विरोधी उम्मीदवार को बरसाती मेढक से तुलना कर दी और साथ ही विरोधी की जमानत जब्त होने का दावा किया। मोकामा में क्या कहेंगे? इस बार आपकी पत्नी खड़ी हुई है। कहेंगे तो मेढक जो होता है बरसाती, उसको टिकट भाजपा दे दिया है। भगवान जो है हमारा जनता, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो सब जानते हैं कि क्या है। एक गिलास किसी को पानी पिलाया है, चिड़िया खाना घूमता है, बच्चा पढ़ाता है गाड़ी पर ले जाके, यही काम है सालों का। जब इलेक्शन आता है कहते कि बरसाती मेढक है। आपकी सब कुछ नहीं, जमानत जब्त। आपकी पत्नी खड़ी है, कितना वोट से जीतेंगे? जमानत जब्त। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्दी ही घोषणा हो सकती है। 2 नाम अब रेस में आ गए हैं। शिवचंद्र राम और अब्दुल बारी सिद्दीकी। सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने शिवचंद्र राम को बुलाकर मुलाकात की थी और इसके बाद उनका नाम रेस में सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं। कौन होगा आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष? शिवचंद्र राम या अब्दुल बारी सिद्दीकी? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ शिवचंद्र राम की मुलाकात की ये तस्वीर मंगलवार की है। सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने मीसा भारती के आवास पर बुलाकर शिवचंद्र राम से मुलाकात की और अपना आशीर्वाद दिया। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के लिए शिवचंद्र राम का नाम करीब करीब फाइनल है, लेकिन शिवचंद्र राम कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। शिवचंद्र राम इस मसले पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने साफ तौर पे इस पे कुछ भी कहने से इनकार किया। हालांकि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक नाम और चल रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले शिवचंद्र राम को जान लीजिए। वैशाली जिले से आते हैं शिवचंद्र राम। राजापाकड़ विधानसभा से रहे विधायक। 2015 से 17 की नीतीश सरकार में मंत्री रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई हार। पार्टी में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। दलित समाज से आते हैं शिवचंद्र राम। फिलहाल रविदास चेतना मंच के अध्यक्ष हैं। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में दूसरा नाम पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं सिद्दीकी। आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 7 बार विधानसभा का चुनाव जीते। पहली बार साल 1977 में चुनाव जीते। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे। 80 के दशक से अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। मुकाबला इन दोनों नेताओं के बीच है, लेकिन दलित समाज से आने वाले शिवचंद्र राम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। युवा होने के नाते वो तेजस्वी की कोर टीम के हिस्सा भी रहे हैं। माना जा रहा है कि दलित समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लालू और तेजस्वी दलित समाज के बीच बड़ा संदेश देना चाहते हैं। किससे मिलती है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब आरजेडी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्या करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। जेपी की 120वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिताब दियारा की धरती से नीतीश कुमार के सिद्धांतों पर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड पर भी सवाल था, जिसका आज नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। तो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उठे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं। इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित। हम लोगों का क्या रिश्ता रहा है सबको मालूम नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ जेपी मूवमेंट। आप सोचिए किस तरह से और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था। तो इसलिए जो जेपी के बारे में हम लोगों को कहेगा, जेपी के बारे में कुछ मालूम है इन लोगों को, जेपी से क्या लड़ देना। नीतीश जी जेपी के साथ इसी लगाव पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया था। सवाल उठाया था पंजे के साथ पर, सवाल उठाया था उस कांग्रेस के साथ गलबहिया पर, सवाल उठाया था उस सिद्धांत पर जो संपूर्ण क्रांति की शक्ल में सीधा सीधा कांग्रेस के खिलाफ यलगार। बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उठे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? दरअसल जेपी की 120वीं जयंती पर अमित शाह ने जेपी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार के उस स्टैंड पर चोट किया था जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर 2 महीने पहले आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। सिद्धांतों को लेकर जब सवाल नीतीश कुमार से हुआ तो नीतीश कुमार ने सवाल उठाने वालों की सियासत पर ही सवाल उठा दिया। इन लोगों को जो मन में आवे बोले, कोई चीज की जानकारी है जेपी के बारे में इन लोगों को क्या आइडिया है? किन्हीं चीज के बारे में कोई आइडिया है जी? कोई मतलब है? कब से राजनीति में आए पता है ना? देख न लीजिए, आज जो मौका मिल गया है इन लोगों को, आज जिसको मौका मिल गया है, अब हम करें क्या? आप लोगों को कुछ बोल सकते हैं? जाहिर है नीतीश कुमार और लालू यादव संपूर्ण क्रांति में जेपी के शिष्य हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति कांग्रेस सरकार के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन था। उसी दौरान देश में आपातकाल भी लगाया गया था। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ चले गए। बिहार में सियासत की सुई अब इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द घूम रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। नवादा में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा। वारसलीगंज प्रखंड में डेंगू से दूसरी मौत से कोहराम मच गया। बीते 48 घंटे के दौरान 2 की मौत से इलाके के लोगों में हड़कंप है। डेंगू से बचाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां नाकाफी हैं। गली मोहल्ले में ब्लीचिंग का छिड़काव शुरू हो गया, लेकिन फॉगिंग अब तक शुरू नहीं हुई है। रविवार को डेंगू से 20 साल के दिलखुश कुमार की मौत हो गई। दूसरी मौत नगर के मुड़ला चक निवासी गुमटी रोड में पंजाब चाराकल के मालिक विजय प्रसाद के मौत से हुई। उनकी मौत इलाज के दौरान पटना में हो गई। को 102 फीवर आया। मंडे को पटना फोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती हुई और बुध को घटना हुई हो गई। मात्र 1 दिन ट्रीटमेंट चला और इनका जो है डेथ कर गया डेंगू से। डेंगू कैसे पता चला था इनको? यहीं जांच करवाए थे वारसलीगंज में। यहाँ डेंगू निकला तो जो है डर गए। डरने के बाद डायरेक्ट फोर्ड पटना हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए।
बेगूसराय में भी डेंगू का प्रकोप है। सदर अस्पताल में एक साथ 8 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बेगूसराय सदर अस्पताल में बेगूसराय के अलावा भी खगड़िया जिले के भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। पटना में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए अब स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने आप को अनोखे तरीके से बचाव करते नजर आ रहे हैं। गर्दनीबाग अस्पताल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ड्यूटी पर तैनात नर्सें मच्छरदानी लगाकर ड्यूटी कर रही हैं। नर्सों की माने तो अस्पताल के आसपास कचरा डंपिंग यार्ड है, इसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार के स्वास्थ्य कर्मी भी अब डेंगू की चपेट में आने लगे हैं। ऐसे में अस्पताल में ड्यूटी करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अलग अलग तरीकों से अपना बचाव कर रहे हैं। तो पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा दें कि यहां पर जो नर्सें हैं ड्यूटी जरूर कर रही हैं, लेकिन किस तरह से बचाव के साथ जो है ड्यूटी करती नजर आ रही हैं। यानी यहां पर मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, एक तरह से संदेश भी दे रही हैं और अपना बचाव भी कर रही हैं, ड्यूटी भी कर रही हैं। तो ये नर्सें हैं जो नेट के अंदर आपको देखिए बैठी हुई हैं। फिलहाल ये बेड है और बेड पर जो है एक तरह से मच्छरदानी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस अस्पताल के भी कई कर्मी जो है डेंगू की चपेट में आ गए हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके परिजन भी अब चपेट में आने लगे हैं। आंकड़े की अगर बात करेंगे, बिहार में 4000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि राजधानी पटना सबसे संवेदनशील बन गया है। तो जरा बात करते हैं जो नर्सें हैं यहां पर ड्यूटी कर रही हैं। ये बताइए कि आप लोग अभी नेट के अंदर ड्यूटी कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? सर, यहाँ जो आसपास में हॉस्पिटल ठीक है, आसपास के गंदगी के कारण हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाते हैं। इतना स्मेल भी आता है, इतना मच्छर भी आता है, डेंगू मच्छर की हम लोग को काम करने में बहुत परेशानी हो। मच्छरदानी के अंदर हाँ, मच्छरदानी में जो पुर्जा है उसका दवाई लिखना पड़ता है हम लोग। मच्छर बहुत है क्या? बहुत मच्छर है। मेरे ही घर में 2 पॉजिटिव है डेंगू का। से हैं एक तरह से देखिए कि मच्छर जो है उसका आतंक लगातार बरकरार है। ऐसे में जो नर्सें हैं वो ड्यूटी जरूर कर रही हैं, मॉस्किटो नेट लगाई हुई हैं। तो अस्पताल के उपाधीक्षक भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या लग रहा है कि काफी ज्यादा मच्छर है यहाँ? मच्छर तो है ही। हमारे तो सबसे पहले अस्पताल के बगल में ही एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, इसमें कचरों का अंबार लगा हुआ है और जिसके चलते इतनी बदबू है पूरे अस्पताल परिसर में और हमारे अस्पतालों में। सब हमारे कर्मचारी, चिकित्सक, सबको बहुत ही असुविधा होती है। तो जाहिर है कि उसमें मच्छर का पनपेगा ही मच्छर। जागरूक करना है और लोगों को भी जागरूक रखना है। जाहिर है डेंगू को हल्के में ना लीजिए। गर्दनीबाग अस्पताल की तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर आसपास में कचरा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी जमा है। नतीजा जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो मरीज हैं उन्हें एक संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देश भर में रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म आदिपुरुष के निर्माता, निर्देशक, एक्टर समेत 10 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज कराया गया। सदर थाना के भगवानपुर के जगदीश सिंह की तरफ से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दर्ज कराया गया है। इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जो राम का, रावण का या और भी पात्र का जो चेहरे की जो भाव भंगिमा दिखाई गई है और जो रामायण में बतलाया गया है उसका कोई संबंध नहीं है। इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है और हमारी ही नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को भारतवर्ष में, पूरे संसार में इसका ठेस पहुंचता है। जो भी लोग किसी न किसी तरीके से अगर उस चीज़ का अगर उपभोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको आप गलत चीज़ नहीं दिखा सकते हैं, गलत चित्रण किसी चीज़ का आप नहीं दिखा सकते हैं। तो जिसके आलोक में आज जिला उपभोक्ता आयोग में इन सभी के विरुद्ध में जो है मुकदमा दायर किया गया है, जिस मामले की जो है अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी। गोपालगंज में बाढ़ और बारिश आफत बनकर आई है। गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद हाहाकार मचा है। किसानों की तैयार फसलें डूब चुकी हैं, उनके घरों में पानी जो है घुटने भर गया है। एक तरफ आसमान से इंद्रदेव कहर बरपा रहे हैं तो नीचे नारायणी नदी तबाही मचा रही है। घर में पानी, खेत में पानी, सड़कों पर बह रहा पानी, जिधर देखो पानी ही पानी और मुश्किल में जिंदगानी। ये तस्वीर धवलिया प्रखंड की है। जल तांडव का ये नजारा गंडक नदी का बंजरिया सल्लेहपुर तटबंध टूटने के बाद का है।
जहां निचले इलाके के 4 गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। सड़कों पर घुटने भर पानी बहने से वाहनों का परिचालन बंद हो चुका है। खेतों में तैयार धान की फसलें डूब चुकी हैं। तैयार फसल को बर्बाद होते देख किसान छाती पीट रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर खेती किया था, अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन तटबंध टूटने के बाद सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुझे परेशानी बा कि हम गरीब आदमी बटैया खेत बोले बानी से हमनी के खेत दहा गइल, हमनी के बाल बच्चा का खाई, हमनी के का सहयोग यहाँ का देम लोग। सब चीज ठीक रहला, अचानक से बांध टूट गइल, बाढ़ आ गइल, अब हमनी के खाए से कौन चीज बताई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि तटबंध टूटने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं डीएम साहब डीडीसी के नेतृत्व में जांच के लिए कमेटी गठित कर दिया है। स्थिति भयावह हो गई है। हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि मुख्यालय के स्तर से एक जांच टीम गठित की जाए और जांच टीम गठित करके इसमें जांच कराई जाए कि किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह रिंग बांध ध्वस्त हुआ है। इसमें मैं डीसी साहब की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी गठित की है जो इसके विरुद्ध जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर फिर हम लोग उसको विभाग को भेजेंगे। तटबंध टूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। टूटे हुए तटबंध के पास बांध बनाकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि तटबंध कैसे टूटा। तटबंध पर जब रिसाव हुआ तो विभाग ने एक्शन क्यों नहीं लिया। ग्रामीणों ने सूचना दी तो विभाग ने तटबंध की मरम्मत क्यों नहीं कराई। तटबंध टूटने के बाद जिनके घरों में बाढ़ का पानी घुसा, फसलें बर्बाद हुई, तो उन्हें अब मुआवजा कौन देगा। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। सांप के साथ न्याय, सांप को न्यायाधीश ने नई जिंदगी दी। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह सच है और ऐसा हुआ है बेगूसराय में। बेगूसराय के निंगा गांव में लोगों ने एक दुर्लभ प्रजाति के दुमुहे सांप को पकड़ लिया था। विधिक स्वयं सेवक ने इस बात की जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा को दी। जज साहब ने जब इस सांप के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसका नाम रेड सैंड बोआ है, जो राजस्थान में पाया जाता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी की जाती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। सूचना मिलने के बाद जज ने सांप को सही सलामत कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया और सांप को कोर्ट में पेश भी किया गया। इसके बाद जज ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाकर सांप सौंप दिया, जिसे चिड़ियाघर के हवाले कर 4 दिनों के अंदर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। ये रहता है अक्सर राजस्थान साइड में ज़्यादातर ये पाया जाता है। इसको तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन मान्यताओं के चलते इसका जो है वैल्यूएशन करोड़ों में भी हो जाता है। तो ये लेकिन ये जीव संरक्षण के अधिनियम के तहत इसको संरक्षित कर हमने उनके वनकर्मी को यह सांप रिसीव करा दिया है। उसके साथ अपने पीएलजी को भी वहाँ भेजा है और जब वो भेज देंगे 2-4 दिन के बाद मैं उनसे रिपोर्ट मांगूंगा ताकि। गुजरात के अहमदाबाद में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल का समापन हो चुका है। देश भर के खिलाड़ी और खेल प्रेमी इसके सफल आयोजन से काफी खुश हैं। खिलाड़ियों को गदगद देख भारत के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम ने पैरा खिलाड़ियों के लिए भी नेशनल गेम्स का आयोजन करने की भावुक अपील पीएम मोदी और खेल मंत्रालय से की है। कारनामे बड़े होंगे तो बात बड़ी होगी, हौसले बड़े होंगे तो औकात बड़ी होगी। शायद यही सोचकर पैरा तैराकी में देश के नाम कई मेडल जीत चुके इंटरनेशनल पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पैरा नेशनल गेम्स कराने की ये अपील की है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी और खेल विभाग, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उनके अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट की है मैंने कि हमारा पैरा नेशनल गेम्स भी हो तो बहुत बढ़िया होगा। हमारे जैसे पैरा खिलाड़ी जितने भी है देश में, उन सबको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मोहम्मद शम्स आलम बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी प्रखंड के रहने वाले हैं। व्हीलचेयर से स्विमिंग पूल में उतरने तक का उनका सफर आसान नहीं रहा है। हालातों से लड़ने वाले शम्स जिस तरह से जिम में मेहनत करते हैं, उसे देखकर लगता है कि अब हालात उन्हें नहीं बल्कि वो हालातों को चुनौती देते हैं। दरअसल पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर शम्स आलम मानते हैं कि अगर पैरा खिलाड़ियों के लिए भी नेशनल गेम्स का आयोजन होता है तो देश भर के तमाम राज्यों के सर्वश्रेष्ठ पैरा खिलाड़ियों को
अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। पैरा नेशनल चैंपियनशिप तो हमारी होती है, लेकिन अगर हमारा पैरा नेशनल गेम्स होगा तो उसमें देश के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं वो आएंगे और वो प्रतिभागी करेंगे और जिससे एक नई प्रतिभा हमें मिलेगी। फिलहाल बिहार के लाल मोहम्मद शम्स आलम इन दिनों 2023 में मैनचेस्टर में होने वाले वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के साथ ही चीन में होने वाले एशियन पैरा गेम्स 2023 की तैयारी में जुटे हैं और मकसद है अपने देश के लिए मेडल जीतना। आखिर में शम्स के लिए इतना ही कहेंगे, सच होते हैं उनके सपने, जिनके सपनों में जान होती है। कुछ नहीं होता पंखों से, हौसलों से उड़ान होती है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। कॉलेज के चपरासी अपने सपने और हौसलों की बदौलत आज युवाओं के लिए मिसाल बन गया। जिस कॉलेज में वो चपरासी था, उसी कॉलेज में आज वो प्रोफेसर बन गया। कमल किशोर मंडल के संघर्ष की कहानी रिपोर्ट में देखिए। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और आंखों में सपने हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। कॉलेज के एक चपरासी ने भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपने को साकार कर लिया है। जिस कॉलेज में वो चपरासी था, जिसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गया है, आज के युवाओं के सामने उसने एक मिसाल पेश की है। दरअसल भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार विभाग में चपरासी और देर रात पहरेदारी का काम करने वाले कर्मचारी कमल किशोर मंडल असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए उनकी नियुक्ति की गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान चारों ओर कमल की कामयाबी की चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। चपरासी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का सफर आसान न रहा। कमल के रास्तों में कई कांटे आए, लेकिन उन कांटों के सामने भी कमल के हौसले पस्त नहीं हुए और उसने आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। पापा चाय की दुकान करते थे, उस समय अकेले थे तो थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब था। धीरे धीरे चार भाई सब अपने अपने काम में लगे तो ये से धीरे धीरे संपन्नता आई है। ऐसा नहीं कि हम भी 19 साल नौकरी कर चुके हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये पहली बार हुआ है कि कोई चपरासी जो है प्रोफेसर है। ये मेरे लिए गौरव की बात है सर। सफलता का श्रेय किसको जाएगा? श्रेय मेरा गुरुजन है, सारा गुरुजन, यहाँ के विभागाध्यक्ष वगैरह जो है सर, हमको हमेशा मोटिवेट किए। वहीं TMBU के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने कमल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि TMBU के लिए ये गर्व की बात है कि रात्रि प्रहरी और पियून के रूप में काम कर रहा कर्मचारी प्रोफेसर बना है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के योग्य बनना ये अपने आप में मिसाल है और गर्व की बात है। कमल किशोर मंडल को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि इस नाइट ड्यूटी को करते हुए पढ़ाई करना, PhD करना और फिर तैयारी करना यूनिवर्सिटी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से हुआ है। सौभाग्य की बात है, गर्व की बात यह है कि वो जिस विभाग में यहाँ पर प्यून था, उसी विभाग में प्रोफेसर बन के आ गया। कमल किशोर के इस मेहनत ने मिसाल कायम की है। ऐसे में हजारों युवा जो हार कर बैठ जाते हैं या गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उन्हें कमल से सीखने की जरूरत है कि कैसे कमजोर और आर्थिक परिस्थिति खराब होने के बावजूद सच्ची निष्ठा से लक्ष्य को पाया जा सकता है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।